Hello students, my name is Manju Saraswat and today I am here with next topic of constitutional design, that is why do we need a constitution? Why do we need a constitution? ये जो लास्ट स्टोरी आपने पढ़ी थी, अफ्रीका की केस स्टडी हमने आपको बताई थी, आई थिंक उससे आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। चलिए अब हम उस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा ये समझने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। जैसे द ऑपरेसर और ऑपरेस्ड है ना, इन दिस न्यू डेमोक्रेसी, ये दोनों ही साथ में बैठकर प्लानिंग कर रहे थे, साथ में रहने की, इक्वली वे में रहने की ये साथ में प्लानिंग कर पा रहे थे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाएँ। जैसे आपको पता है कि लास्ट उनकी जो जिस तरीके की उनकी हिस्ट्री रही है, उनके लिए ये बिल्कुल ईजी नहीं था कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने अपने डर थे। उनके क्या थे? अपने अपने डर थे। जैसे कि दोनों को ही लगता था, दोनों ही अपने क्या चाहते थे? अपने अपने इंटरेस्ट के लिए सेफ गार्ड चाहते थे, गारंटी चाहते थे। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज, यानी कि अब जो ब्लैक्स थे वो ये चाहते थे कि जो मेजोरिटी रूल जो है अब वो क्या ना हो, वो कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, उसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो। एंड दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, और वो इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी चाहते थे। और जो वाइट मेजोरिटी थी, वाइट मेजोरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। वो ये चाहते थे कि भाई अब वो पावर में नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो प्रिविलेजेस थे, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई थी, उनको जो प्रॉपर्टी मिली हुई थी, वो उनसे छीन ली जाए, तो वो उनको खोना नहीं चाहते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, यानी कि दोनों के ही मन में अपने अपने डर थे। तो ऐसी क्या कंडीशन थी जिससे कि वो दोनों का डर खत्म हो जाए? तो इसके लिए वो क्या करेंगे, बहुत लंबी बातचीत चली दोनों पार्टीज की। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज, फिर दोनों पार्टीज जो हैं कॉम्प्रोमाइज के लिए क्या हुई, तैयार हुई। The whites agreed. The whites agreed to the principal majority rule. तो जो वाइट्स थे वो एग्री हो गए कि जो मेजोरिटी रूल के सिद्धांतों को पर एग्री हो चुके थे वो, एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, और वन पर्सन वन वोट के लिए वो एग्री हो चुके थे। एंड दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स, और कुछ जो बेसिक राइट्स थे पुअर के लिए, वर्कर्स के लिए, उनके लिए भी वो एग्री हो चुके थे। द ब्लैक्स एग्रीड, और जो ब्लैक्स किस बात पर एग्री हुए थे, वो जो बहुत लॉन्ग जो नेगोशिएशन हुआ था उनमें, तो ब्लैक्स किस बात पर एग्री हुए कि द ब्लैक्स एग्रीड एंड मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, कि सारी चीज़ें जो हैं, जैसे बोलते हैं ना कि सारे जो रूल्स, मेजोरिटी रूल्स ही सब कुछ नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं को ध्यान में रखकर सारे डिसीजंस लिए जाएं। दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट्स, और उन्होंने ये इस बात पर भी एग्री हुए कि वाइट जो मेजोरिटी माइनॉरिटी है उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जो मेजोरिटी पीपल यानी कि ब्लैक पीपल नहीं ले। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट रियली ईजी, ये कॉम्प्रोमाइज रियली बहुत ईजी नहीं है। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, किस तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा। इवन इफ दे मैनेज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर, क्या वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाएंगे। वॉट वॉज द गारंटी दैट, मतलब क्या चीज़ें हैं जो वो उनको ट्रस्ट हो कि आगे फ्यूचर में इस तरीके के जो गारंटीज हैं वो टूटेंगी नहीं। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन, तो यानी कि केवल और केवल कि ये जो ट्रस्ट बना रहे, ये क्या है कि एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि भाई जैसे बोल देते ना कि अच्छा तुम ये क्या
करोगे ऐसा या नहीं करोगे, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, रिटन रिकॉर्ड पे हम बिलीव करते हैं। तो ये राइट टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरी वन वुड अबाइड बाय, यानी कि ये क्या इसमें किस चीज़ पर विश्वास किया गया कि ऐसी सिचुएशन में कि भाई ये फ्यूचर में जो गारंटीज हैं, जो ट्रस्ट है वो टूटे नहीं, तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि इनको लिखा जाना बहुत ज़रूरी है, और इस सिचुएशन में वो लिखे जाएं और उनके साथ ही यानी कि उनका हर एक व्यक्ति उनका पालन भी करे। तो दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। तो इन रूल्स में ये भी लिखा गया है कि भाई किस तरीके से आगे का जो फ्यूचर के जो रूलर हैं वो किस तरीके से चुने जाएंगे। और दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइंड व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड। ये रूल्स जो हैं ये भी निश्चित करेंगे कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि व्हाट द इलेक्टेड, जो गवर्नमेंट चुन कर आएगी, यानी कि जो गवर्नमेंट जीत कर आएगी, जो पावर में होगी, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और ये जो रूल्स हैं ये भी डिसाइड करेंगे कि जो सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स होंगे। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। लेकिन ये रूल्स कब, भाई मान लीजिए कोई गवर्नमेंट अगर चुनकर आ जाती है और वो उनको इजीली, अगर इतना इजीली चेंज ना करे, तो ही ये रूल्स जो है वर्क कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड, और ऐसा ही साउथ अफ्रीकन्स ने किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, वो दोनों ही पार्टी कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री हुए। एंड दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, और उन्होंने इस चीज को माना, इस बात को माना कि रूल्स क्या होंगे, सुप्रीम होंगे। एंड दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज, और कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट जाए, है ना, तो कोई भी गवर्नमेंट जो है इसको क्या नहीं करेगी, इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकती है। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सेट ऑफ बेसिक रूल्स है ये क्या कहलाया, इसी को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक इन साउथ अफ्रीका, कि ऐसा नहीं है कि भाई ये खासियत केवल जो है साउथ अफ्रीका की ही है। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, लगभग हर कंट्री में जो है लोग डाइवर्स पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल पाए जाते हैं। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज द बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका, ऑब्वियस है कि, लेकिन रिलेशंस जो है इतने ख़राब तो नहीं होते हैं जितने कि अफ्रीका में वाइट्स और ब्लैक्स के थे। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन ये ज़रूर है कि रिश्ते भले ही इतने ख़राब ना हो, लेकिन सबके जो इंटरेस्ट होते हैं, सबके ओपिनियन होते हैं, उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो या ना हो, है ना, लेकिन वहाँ पर सभी संसार में सभी कंट्रीज में बेसिक रूल्स की नीड होती है। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये हर एक एसोसिएशन के लिए एप्लीकेबल है कि सभी की अपने अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अगर इमेजिन कि अगर सपोज करिए कि आपके स्कूल में अगर रूल्स ना हो कि आपका स्कूल ये जो फिक्स टाइमिंग है, इस टाइमिंग के बाद आपका गेट क्लोज हो जाएगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप तो जो विदाउट यूनिफॉर्म आएंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, लेट फी, तो ये सारे जो सेट ऑफ रूल्स आपके इंस्टीट्यूशन के हैं, सपोज अगर ये ना हो तो क्या कोई इनको फॉलो करेगा? तो जो करेगा वो भी और जो नहीं करेगा वो भी, है ना। तो यहाँ पर एक दूसरे को देकर सब कुछ मैशअप हो जाएगा कि वो नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है कि सभी लोग अबाइड बाय रूल्स रहे चलें। तो यहाँ पर ऐसे ही हर एक इंस्टीट्यूशन को, ऑफिस चाहे सोसाइटी हो, है ना, छोटी सी यूनिट जैसे आपका फैमिली हो, घर हो, तो यहाँ सभी जगह सेट ऑफ रूल्स की नीड होती है जिससे कि सारी चीज़ें एक हार्मोनियस वे में रन कर सकें। तो
तो ये क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक, है ना। तो ये जो हम पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में कि हम साउथ अफ्रीका की जो केस स्टडी रही है उसके थ्रू हमने समझा कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ की नीड बनी, और सभी जगह जो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है तो वो क्यों होती है, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की एक डेफिनेशन क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। जो साथ कंट्री में साथ में रहते हैं वो सभी जो है इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट किया जाता है ये रिटन रूल्स को। तो वही सेट ऑफ रूल्स, ये क्या है, सेट ऑफ रिटन रूल्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, कोई भी गवर्नमेंट इससे ऊपर नहीं है। दैट द डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी, है ना। तो एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, ये ही निर्धारित करता है कि क्या क्या रिलेशनशिप किस तरीके का होगा। और ये जो वर्क करता है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ये लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, लोगों के बीच में ट्रस्ट आपस में जनरेट करता है। स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, यानी कि ये इसमें ये भी निर्धारित किया जाता है, ये भी तय किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रन करेगी और कौन डिसीजन लेगा, ये सारी चीज़ें। और इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, लोगों को राइट्स क्या हैं, और ये लोगों के एस्पिरेशंस को भी एक्सप्रेस करती है। लोगों के एस्पिरेशंस को ये कैसे एक्सप्रेस करती है कि जो जैसे जो एक गुड सोसाइटी है ना, वो लोग क्या करते हैं, गुड सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए लोग अपनी जो उनको व्यक्त करते हैं ना, आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, एस्पिरेशंस को, है ना, तो वो व्यक्त करता है ये कि अच्छी सोसाइटी जो है किस तरीके से कैसी होनी चाहिए। तो ये जो कंट्री, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक हों, वो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो डेमोक्रेटिक हों, बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये ज़रूरी है कि जितनी भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आफ्टर द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन, the American gave themselves a constitution, definitely कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो इंडिपेंडेंट का वॉर हुआ था अमेरिका में, तो फिर अमेरिका ने भी क्या दिया उनको, उन लोगों का भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद। एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक की आपकी हिस्ट्री में एग्जांपल्स ये दिखाए जा रहे हैं इसमें कि आपने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी इसके बाद लोगों का रिटन रूल्स पर ही बिलीव ज़्यादा होता है, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर भी अप्रूव हुआ था। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिक्वायर्ड है, ये एग्जांपल्स के थ्रू आपने समझा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने इतनी बातें की, जो हमने अदर कंट्रीज़ के बारे में बातें की, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, ये सब भी हमने देखा। तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो किस तरीके से बना है, किन सिचुएशंस में बना है, क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम्स फेस की गई, और कौन कौन उसमें शामिल था, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वॉच इन नेक्स्ट वीडियो।